गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अकाउंटिंग फॉर द डेप्रिसिएशन कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसके लिए आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे। जर्नल एंट्री के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। प्रैक्टिकली जो सिचुएशन आपकी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है उसमें आपको डेप्रिसिएशन के लिए जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है, बल्कि आपको लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। लेकिन यहां पर मैंने आपको समझाया है इसको जर्नल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो इसमें लाइन वाइज कैसे कैसे एंट्रीज होती हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जब एंट्रीज को आप लिखेंगे तो आप फॉर्मेट में लिखेंगे। जर्नल का जो फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर LF देन डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। मैंने यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण उनको सीक्वेंस मतलब फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले जब भी आप असेट खरीदेंगे, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन तभी चार्ज करेंगे जब आपके पास असेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप असेट खरीदेंगे, उसके बाद ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब भी आप असेट खरीदेंगे तो एंट्री होगी, वो क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट। अब यहां पर असेट मैंने लिखा हुआ है जो कि एक कॉमन वर्ड होता है, तो यहां पे आपको असेट नहीं बल्कि असेट का नाम लिखना है। इट मे बी फर्नीचर, इट मे बी मोटर, इट मे बी मशीनरी, इट मे बी प्लांट, इट मे बी बिल्डिंग। जो भी असेट है उसका नाम आपको लिखना है। सपोज हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो हम यहां लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, और अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। फंडामेंटल सिंपल सा है कि जब भी आप असेट खरीदते हैं तो असेट आपकी बढ़ती है, असेट बढ़ने पर डेबिट होती है। दूसरा तरीका होता है कि असेट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई चीज हमारे पास आती है, जब हम असेट खरीदेंगे तो हमारे पास असेट आएगी। ठीक है, जब कोई चीज हमारे पास आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। देयरफॉर असेट इज बीइंग डेबिटेड। ठीक है, अब या तो आप इंस्टेंटली पेमेंट करेंगे या फिर आप उधार खरीद रहे हैं। अगर आप इंस्टेंटली पेमेंट करेंगे तो आपके पास से कोई असेट जाएगी, जाने वाली असेट को आप क्रेडिट करेंगे या फिर क्रेडिट टू द गिवर करेंगे। तो अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक इज द गिवर, आप बैंक को क्रेडिट करेंगे। अगर आप नकद पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे टू कैश, कैश इज गोइंग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने उधार खरीदा है तो क्रेडिट टू द गिवर, सप्लायर का नाम यहां पर आ जाएगा। एनीवे, आपके 90% केसेस जो रहते हैं उनमें हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप चेक से पेमेंट करते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं या फिर कैश से पेमेंट करते हैं। उधारी वाला बहुत रेयर केस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपकी जो एंट्री होगी वो हमेशा होगी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये याद रखें, आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप वहां पर बैंक ही लिखें, क्योंकि कंपनीज में या जहां पर भी ऐसा होता है तो वहां पर सभी जगह एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपको चेक से ही पेमेंट करना होता है। इट इज प्रिफर्ड बाय द गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, कि आप जो भी पेमेंट करें चेक से करें ताकि वो एक नंबर में काउंट हो सके। तो यहां पर आप कैश की जगह चेक मतलब बैंक का यूज करें, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, तो वेन एवर यू परचेज द असेट, पहली एंट्री होती है आपकी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यू हैव द असेट, उस असेट को आपको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए मे भी कि आपको असेट के लिए कुछ खर्चे अलग से और करने पड़े। असेट तो आपने खरीद ली, अब उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि चलाने के पहले आपको कहीं ना कहीं उसको इंस्टॉल करना होता है। तो उसके इंस्टॉलेशन के जो भी खर्चे आप करते हैं या बिफोर द पुट इन यूज ऑफ असेट, तो आप उसको रिपेयर करवाते हैं। अगर वो सेकेंड हैंड असेट होती है तो आप उसको पहले रिपेयर करवाते हैं, उसके बाद ही आप उसको यूज करते हैं। तो अगर आप असेट को खरीदने के बाद उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्सपेंस कर रहे हैं जो कि असेट को यूज करने के पहले किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि असेट को यूज करने के पहले जो भी खर्चे किए जाते हैं उस पर्टिकुलर असेट पर, जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मतलब उसको असेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, तो आप उसको भी उसमें ऐड कर देंगे। उसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी अगेन असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये दो एंट्री हो गई। अब इस एंट्री के बाद आपके पास एक असेट आ गई, राइट, उसको आप यूज करना शुरू करेंगे। उसके बाद आते हैं हम, देयर इज एन अकाउंटिंग पीरियड। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए करते हैं, ईयर बाय ईयर हम करते जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो एक साल में आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, आप मिड ऑफ द ईयर असेट खरीद रहे हैं, जब भी खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा। तो एट एवरी एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड
हर साल के एंड में जाके आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही होगा। तो एक असेट खरीदते आप एक साल हैं, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन आपको हर साल लगाना है जब तक कि आप उस असेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते हैं या यूज करने से बाहर नहीं कर देते हैं। तो याद रखें कि ये एंट्री आपकी हर साल नहीं होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री आपकी हर साल होगी और ये एंट्री फिक्स रहेगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अमाउंट चेंज हो सकती है, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगी कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट नॉर्मली कांस्टेंट एक जैसा रहता है हर साल, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज होता जाएगा। बट रिमेंबर कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर असेट पर डेप्रिसिएशन हर साल लगाना है। ये जो एंट्री है असेट परचेज करने की, ये हर साल हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको तब तक हर साल लगानी है जब तक आपके पास एक भी असेट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आते हैं जो डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो एक पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए इस डेप्रिसिएशन को हम एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए जो एंट्री होती है वो एंट्री है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। चूंकि अभी हमने फाइनल अकाउंट नहीं पढ़े हैं, इसलिए इस एंट्री को सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एक नया अकाउंट आपको रेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आपको डेबिट करके डेप्रिसिएशन को वहां पे क्रेडिट करना है। आगे आते हैं, अगर किसी भी साल में आप अपनी असेट को बेच देते हैं या उसका कोई हिस्सा आप बेचते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली दैट इज सेल ऑफ असेट, वेदर यू सोल्ड आउट टोटल असेट और पार्ट ऑफ असेट। जिस साल में भी आप बेचेंगे उसी साल में ये एंट्री करनी है, बाकी सालों में नहीं करनी है। तो जिस साल में आप असेट को बेचेंगे उस साल में आपको असेट के बेचने की एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नॉर्मली हम नकद बेच रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट ये एंट्री होगी। अगर हम उधार बेचते हैं तो बैंक की जगह हम उस बंदे का नाम लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसको हम असेट बेच रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट नॉर्मल में कंडीशन में एंट्री होगी, या फिर बायर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट ये एंट्री हो सकती है। अब असेट जब भी आप बेचते हैं, ठीक है, तो देयर इज चांसेस ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, कोइंसिडेंस ऐसा हो सकता है कि आपको असेट बेचने पर कोई प्रॉफिट भी ना हो और कोई लॉस भी ना हो, बट 99% केसेस में जब भी आप असेट बेचेंगे या उसका कोई पार्ट बेचेंगे तो या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट या लॉस के लिए भी आपको एंट्री करनी होती है। इनकेस अगर आपको प्रॉफिट होता है तो एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो आप एंट्री वहां पे करेंगे, और अगर लॉस होता है तो आपकी एंट्री हो जाती है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग है, ये टोटल कंप्लीट अकाउंटिंग है जो डेप्रिसिएशन से कनेक्टेड है। अनटिल अनलेस यू हैव द असेट यू कांट चार्ज डेप्रिसिएशन। तो इसलिए सबसे पहले आप असेट खरीदने की एंट्री करते हैं, ठीक है, उसके बाद उस असेट को आप डेप्रिसिएट करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। चूंकि डेप्रिसिएशन आपका एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस को आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसकी एक एंट्री होती है। ठीक है, और ये वाली जो एंट्री है ये सिचुएशनल एंट्री है या कंडीशनल एंट्री है कि जब आप असेट बेचेंगे, जिस साल में आप बेचेंगे उसी साल में आपको ये एंट्री करनी है। ठीक है, एंट्री कैसे करनी है यहां पे लिखी हुई है, यू हैव टू रिमेंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये असेट बेचने की एंट्री है। असेट बेचने पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर असेट बेचने पर आपको लॉस हो रहा है तो आप एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी को अकाउंट के फॉर्मेट में समझा रहा हूं, लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में, जो नॉर्मली आपको एग्जाम में आपसे पूछा जाता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। जो भी आपकी मशीनरी अकाउंट या असेट अकाउंट, ठीक है, तो असेट अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर ईयर में एक असेट के अकाउंट में
कितने ट्रांजेक्शन्स आ सकते हैं, वो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो सारे इसमें जो आ सकते हैं, यहां पे आप लिखते हैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग होगा आपका असेट अकाउंट, जहां पे कि आपको असेट का नाम लिखना है, दैट मे बी मशीनरी और प्लांट और फर्नीचर और वट एवर मे बी, जो भी नाम दे रखा है वही अकाउंट आपको बनाना है। और लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आपको यहां पे बनाना है पहले। तो ये आपका लेजर का फॉर्मेट होता है, जिसके कॉलम्स मैंने यहां पे बनाए हैं। अभी हम कॉलम्स के नाम डालते हैं यहां पे। पहला जो कॉलम है वो डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद जेएफ, जेएफ के बाद अमाउंट, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड देन अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं जनरल एंट्री जो मैंने आपको बताई है उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप यहां पर डेट डालेंगे जो भी आपको ट्रांजेक्शन में दे रखी है। आफ्टर दैट यहां आप एंट्री करते हैं टू बैंक। ये है आपकी वो एंट्री जो आपने असेट परचेज करने के लिए की थी, जिसकी एंट्री की थी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये आपने एंट्री यहां पे लिखी, उसका अमाउंट लिखा, ये आपने लिखा परचेज। ठीक है, ये आपकी परचेज की एंट्री है। उसके बाद सेकेंड एंट्री टू बैंक अगेन, ये एंट्री है एक्सपेंसेस की। इफ अगर आपने असेट परचेज करने के बाद उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो आप उसकी एंट्री अलग से दिखा सकते हैं, या फिर पहली ही एंट्री में उन दोनों को ऐड करके भी एंट्री दिखा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर एंट्री करते हैं बाय बैंक। ये है सेल ऑफ असेट। इफ अगर किसी साल में आप कोई असेट बेचते हैं तो ये एंट्री आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इस असेट को बेचने पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बाय पी एंड एल अकाउंट, लॉस ऑन सेल। इफ अगर आप असेट बेचते हैं तो ये एंट्री होगी, बेचने पर अगर लॉस होता है तो ये एंट्री होगी, बेचने पर अगर प्रॉफिट होता है तो आप यहां पर लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल इफ। ठीक है, तो बेसिकली आपने असेट परचेज करी, ये एंट्री कर दी। ठीक है, अगर आप पार्ट ऑफ द असेट बेच रहे हैं तो यहां पे एंट्री आ जाएगी। ये तो अनकॉमन एंट्री है। अनकॉमन का मतलब ये एंट्री हर साल होगी, जरूरी नहीं। इसके बाद अब जो एंट्री होगी वो यहां पे बता रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन। at the end of each year।
ये एंट्री आपको हर साल करनी है जब तक आपके पास असेट है, ठीक है। और उसके बाद आप निकालते हैं पाई बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां पर आपने लिखा, उसके बाद आप क्लोज कर देते हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन काटने के बाद आपकी जो असेट की वैल्यू बचेगी उसको आपको बैलेंस के रूप में यहां पे दिखाना है। एक साल आपका एंड हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर में आप आते हैं तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपकी असेट की वैल्यू जो पिछले साल की थी वहां पे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर में जो भी एंट्रीज आप करेंगे असेट परचेज करने की, सेल करने की, अगर कोई है तो करना है, अदरवाइज सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी और फिर बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से आप ईयर आफ्टर ईयर एंट्रीज इसमें करते जाएंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे बना रहा हूं, एक्स परचेज्ड a machine for rupees 1 lakh on 1st January 2019. It is decided to depreciate machine at the rate 10% by SLM method show machinery account for 2019 and 2020, assuming books are closed on 31st December each ईयर। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने सिर्फ अकाउंटिंग समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। और यहां पर इसको हम कैसे लिखेंगे वो लिख के आपको बता रहा हूं। हाँ, आपको 2019 और 2020 के लिए अकाउंटिंग ईयर के लिए अकाउंटिंग करके बतानी है मशीनरी अकाउंट में। जहां पे मशीन आपने खरीदी है 2019 की 1 जनवरी को और 1 लाख रुपए की मशीन है। इसको डिसाइड किया गया कि 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। आपको 2019 और 2020 के लिए अकाउंटिंग करके बतानी है कि इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से, राइट। तो सबसे पहले हम देखें 2019 में हमने एक मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदने की एंट्री इस तरफ करेंगे हम। यहां पर डेट हम डालेंगे 2019 जनवरी 1 टू बैंक। क्या इस सेट को खरीदने के बाद हमने कोई एक्सपेंस किया है? लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो डायरेक्टली 1 लाख रुपए यहां पर लिख दी जाएगी, ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या इस मशीन के अलावा कोई और मशीन आपने साल में खरीदी है
या इस मशीन का कोई पार्ट इस साल में बेचा है, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मशीन के अलावा ना तो हमने इस साल में कोई मशीन खरीदी है, ना कोई मशीन बेची है। तो अब आपका जो काम है वो ये है कि आपको एट द एंड ऑफ दिस ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे 2019 दिसंबर 31 और एंट्री आएगी बाय डेप्रिसिएशन। अब यहां पर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल के रखना है। डेप्रिसिएशन की जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ असेट है हमारी 1 लाख रुपया और 10% है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो होगा 10,000। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और एंट्री नहीं है। सिंपली हम यहां पे सेम डेट में दिसंबर 31 में बैलेंस निकालेंगे। एक लाख की हमारी मशीन थी, 10,000 हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब उसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी 90,000। 1 लाख में से आपने 10,000 माइनस किए, मशीन की वैल्यू घट के कितनी रह गई 90,000। इस तरीके से आपकी 1 साल की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में जब आएंगे 2020, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 2020 जनवरी 1। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल का जो बचा हुआ बैलेंस है वो यहां पर आ जाएगा 90,000। अब आपको चेक करना है 2020 की एक्टिविटीज। क्या आपने इस साल में कोई मशीन खरीदी है? तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने कोई मशीन इस साल नहीं खरीदी है। क्या आपने कोई मशीन इस साल बेची है? तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने कोई मशीन इस साल बेची भी नहीं है। ठीक है, जो मशीन हमने पिछले साल में खरीदी थी, स्टिल वी आर हैविंग दैट मशीन। उसके अलावा ना तो हमने कोई मशीन खरीदी है और ना ही इस मशीन का कोई पार्ट हमने बेचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको इस मशीन में फिर से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन अभी भी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। तो हम ईयर एंड में यहां पे 2020 में फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप मशीन को डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं या फिर आपके पास मशीन एग्जिस्ट करती है, वो एसेट एग्जिस्ट करती है, तब तक आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, पहली चीज। तो आपने 2019 में लगाया डेप्रिसिएशन, आपको 20 में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन को आपने सेल आउट नहीं किया है। ठीक। दूसरी जो चीज है वो ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता है। तो यहां पर पिछले साल में जो डेप्रिसिएशन लगाया गया था, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इस साल में भी लगाया जाएगा। अगेन ये आएगा 10,000। ठीक है, अब पिछले साल में हम 10,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, इस साल में हमने और 10,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो हमारी असेट की बुक वैल्यू और कम हो जाएगी। तो यहां पर हम फिर से बैलेंस निकालेंगे कि अब हमारी असेट की वैल्यू कितनी रह गई है। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये 90,000 पिछले साल की बुक वैल्यू थी, इसमें हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन और चार्ज किया, और अब इसकी वैल्यू रिड्यूस होकर कितनी हो गई 80,000। इस तरीके से हमारी असेट की वैल्यू हर साल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जो कि आपको इसकी डेप्रिसिएशन में की डेफिनेशन में बताया था कि इट इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट।
तो कंटिन्यूसली आपकी एसेट की वैल्यू हर साल कम होती जा रही है, इसलिए बुक वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नाउ 2020 जनवरी 1 में ये बैलेंस ट्रांसफर होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 80,000 अब अगले साल में बैलेंस आ जाएगा। अब अगले साल में जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप 2021 की अकाउंटिंग करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं कही गई है, इसलिए मैं आपको करके नहीं बता रहा हूं। तो मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे और कब कब कौन कौन सी एंट्री की जाएगी, कौन सी एंट्री हर साल होगी और कौन सी एंट्री हर साल नहीं होगी, ठीक है। और फिर उसी को मैंने अकाउंट फॉर्मेट में आपको समझाया कि कौन से साइड में कौन सी एंट्री आएगी और कब कब आएगी, कौन सी एंट्री हर साल आएगी, कौन सी एंट्री हर साल नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग करके समझाया कि कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, कैसे आप उसको कैरी करेंगे, कैसे बुक वैल्यू निकलेगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करके बताऊंगा और दूसरी मेथड के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा।